नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा पर प्रधानमंत्री का राज्यसभा में जवाब। आपातकाल, नीट, मणिपुर समेत तमाम मुद्दों पर रखा केंद्र सरकार का पक्ष। पीएम मोदी ने कहा, मणिपुर की स्थिति हो रही है सामान्य, नीट के दोषियों को नहीं बख्शने का दिया भरोसा। राज्यसभा में विपक्ष के आरोपों पर पीएम मोदी का जोरदार पलटवार। कांग्रेस को बताया संविधान विरोधी, कहा संविधान की रक्षा के लिए आम जनता ने हम पर जताया है भरोसा। भ्रष्टाचार को लेकर भी साधा निशाना। विपक्ष के वॉकआउट पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जताई नाराजगी। आत्मचिंतन की दी नसीहत, कहा विपक्ष ने दिखाई संविधान को पीठ। प्रधानमंत्री ने कहा सच्चाई नहीं सुनना चाहता है विपक्ष। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस घटनास्थल का किया दौरा। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। साजिश की आशंका से नहीं किया इनकार। हाथरस सत्संग हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन। हेमंत सोरेन ने झारखंड में सरकार बनाने का पेश किया दावा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंपा इस्तीफा। हेमंत सोरेन गुरुवार को ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। T20 वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया की कल सुबह होगी स्वदेश वापसी। विश्व विजेताओं के सम्मान में कल शाम मुंबई में विक्ट्री परेड। और देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। असम में लाखों लोग प्रभावित। बिहार, गुजरात, उत्तराखंड में मूसलाधार बरसात। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में जोरदार बारिश। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी पीएम मोदी ने अपनी 2 घंटे की स्पीच में विपक्ष को निशाने पर लिया। मोदी ने संविधान के नाम पर हो हल्ला करने वाले लोगों को अंबेडकर के बहाने खूब सुनाया। पीएम मोदी ने इसके अलावा आने वाले सालों में लेने वाले निर्णयों के बारे में भी बताया। लोकसभा चुनावों में विपक्ष ने लोगों के बीच संविधान बचाने की दुहाई देकर भ्रम फैलाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन सजग जनता ने प्रोपेगेंडे की हवा निकाल दी और एनडीए सरकार की सत्ता में वापसी हुई। प्रधानमंत्री ने दृढ़ता जताई कि उनके और उनकी सरकार के लिए संविधान सिर्फ अनुच्छेदों का दस्तावेज नहीं बल्कि मार्गदर्शक है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो खुद ही संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है और आज अवसरवादी राजनीति का गठजोड़ सिर्फ हल्ला मचा रहा है। इस चुनाव नतीजों से जो कैपिटल मार्केट है उसमें तो उछाल नजर आ ही रहा है, लेकिन दुनिया में भी बहुत बड़ा उमंग और आनंद का माहौल है। लेकिन इस बीच हमारे कांग्रेस के लोग भी खुशी में मगन है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये खुशी का कारण क्या है, और इस पर कई सवाल है। क्या ये खुशी हार की हैट्रिक पर है? क्या ये खुशी नर्वस 90 के शिकार होने पर है? क्या ये खुशी एक और असफल लॉन्च की है? संवैधानिक संस्थाओं और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर भी विपक्ष के आरोपों को प्रधानमंत्री ने आईना दिखाया। उन्होंने ये जता दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका और उनकी सरकार का युद्ध जारी रहेगा। मैं देश को बार बार ये बात याद दिलाना चाहता हूं, ये कैसा दोगलापन चल रहा है। ये लोग दिल्ली में एक मंच पर बैठ करके जांच एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैलियां करते हैं, और केरला में उनके शहजादे
उन्हीं के केरल के एक मुख्यमंत्री जो उनके गठबंधन के साथी है, उनको जेल भेजने की अपील करते हैं। सुविधा और सिलेक्टिव राजनीति को लेकर भी प्रधानमंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल में हो रहे अत्याचारों पर चुप रहते हैं। ये जो महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा है। वो बहन चीख रही है, लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और जो घटना संदेश खली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। राष्ट्रपति अभिभाषण की चर्चा के दौरान ये बात तो तय है कि आने वाले सत्रों में पक्ष विपक्ष में नोकझोंक और राजनीतिक उठापटक और तीखी होगी। अमूमन सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री पर मणिपुर के सवाल पर विपक्ष हमलावर रहा है, लेकिन राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री संबोधन के लिए खड़े हुए और मणिपुर पर उन्होंने बोलना शुरू किया तो राज्यसभा से विपक्ष नदारद था और बायकॉट कर धरना प्रदर्शन बाहर कर रहा था। सदन से बहिष्कार कर देश के लीडर को न सुनना, ये कहीं ना कहीं हैरानी पैदा करता है। कैमरामैन प्रमोद नेगी और अपने सहयोगी शैलेंद्र मिश्र, ऋषि कुमार के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान पेपर लीक से लेकर मणिपुर हिंसा, इमरजेंसी, भ्रष्टाचार, जम्मू कश्मीर, संविधान और नीट समेत तमाम अहम मुद्दों पर अपनी बातें रखीं। पीएम ने कहा कि ये दशक और ये सदी भारत की सदी है। उन्होंने कहा कि अब हमें अवसरों को खोना नहीं, तलाशना है। आम लोगों तक 100% योजनाओं का क्रियान्वयन, गरीबी के खिलाफ निर्णायक कदम और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए जाने की प्रतिबद्धता को प्रधानमंत्री ने सदन में दोहराया। नारी सशक्तिकरण और समृद्ध किसान का विजन भी सामने रखा। कांग्रेस के कार्यकाल में 10 साल में एक बार किसानों की कर्ज माफी की बहुत डोल पीटे गए और एक बढ़ चढ़ करके बातें बता करके किसानों को गुमराह करने का भरसक प्रयास किया गया था। तो उसके लाभार्थी करीब देश के 3 करोड़ किसान थे। सामान्य गरीब छोटे किसान का तो उसमें नामो निशान नहीं था। जिसको सबसे जरूरत थी, इसकी उनकी योजना में कोई परवाह नहीं थी। प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार ढंग से जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक जंग का जिक्र किया, तो वहीं उन्होंने बीते 10 साल में पूर्वोत्तर भारत में शांति, स्थिरता और विकास के रोड मैप को सामने रखा। इसके अलावा मणिपुर में हुई हिंसक घटनाओं को विपक्षी दलों के राजनीतिक सवालों और उनकी सियासी चालों का भी जवाब दिया। मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले रहे। मणिपुर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परीक्षाएं हुई, वहां भी परीक्षाएं हुई हैं और बच्चों का अपनी विकास यात्रा जारी रखी है। केंद्र और राज्य सरकार सभी से बातचीत करके शांति के लिए, सौहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
नीट यूजी पेपर लीक मामले पर विपक्ष के सवालों के साथ साथ प्रधानमंत्री बड़ी संवेदनशीलता के साथ लाखों अभ्यर्थियों को आश्वस्त करते नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं का भविष्य और उनकी मेहनत दोनों ही सुरक्षित हैं। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति के भेंट चढ़ा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। स्टार्टअप, इंफ्रा विकास, रोजगार और अवसर की उपलब्धता के लिए सरकार बीते 2 कार्यकाल से भी ज्यादा परिश्रम करेगी और सुरक्षा, समृद्धि और समानता सुनिश्चित करेगी। शैलेंद्र मिश्र, राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष ने खूब हंगामा किया। इसके बावजूद पीएम मोदी अपना भाषण देते रहे, जिसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। विपक्ष के सांसद पीएम मोदी के भाषण के दौरान ही उठकर राज्यसभा से चले गए। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के पास सच सुनने की ताकत नहीं है, विपक्ष मैदान छोड़कर भागा है। अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री जब जवाब देने राज्यसभा पहुंचे तो विपक्षी दलों का वही रवैया जारी रहा जो कमोबेश लोकसभा में था। विपक्ष का अमर्यादित आचरण जारी रहा और जारी रहा प्रधानमंत्री का जवाब भी। लेकिन 30 मिनट बाद विपक्षी दलों को ये भी रास नहीं आया और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में वे सदन से भाग खड़े हुए वॉकआउट कर गए। झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। विपक्ष का यह रवैया जनादेश के अपमान जैसा रहा, जबकि जनता ने बड़े ही सधे अंदाज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों देश की बागडोर लगातार तीसरी बार सौंप इतिहास दोहराया है। लेकिन विपक्ष है कि एनडीए गठबंधन की जीत उसे रास नहीं आ रही है। भारत के लोकतंत्र की 6 दशक के बाद आई हुई घटना असामान्य घटना है और कुछ लोग जानबूझ करके उससे अपना मुंह फेर करके बैठे रहे। कुछ लोगों को समझ नहीं आया और जिनको समझ आया उन्होंने हो हल्ला उस दिशा में किया कि ताकि देश की जनता की इस विवेक बुद्धि पर, देश की जनता के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर कैसे छाया कर दी जाए, कैसे उसको ब्लैकआउट किया जाए, इसकी कोशिश हुई। लेकिन मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि आखिर तक पराजय भी स्वीकार हो रहा है और दबे मन से, कम मन से विजय भी स्वीकार हो रहा है। वजह यही है कि वह जनतंत्र के मंदिर कही जाने वाली संसद की गंभीर चर्चाओं को शोर हंगामे में दबाना चाहता है। पटकनी चुनावी मैदान में लगी है, लेकिन झेप संसद में मिटाना चाहता है। सभापति ने विपक्ष के रवैये पर खेद प्रकट किया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है,
उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है। मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं। देश के 140 करोड़ लोग इसे आहत होंगे। लोकतंत्र का मंदिर चुनावी मैदान नहीं है। देश की जनता अपने नेताओं से अपेक्षा रखती है कि वे नई नीतियों को कसौटी पर कसें, चर्चा परिचर्चा पर समय ज्यादा खर्च करें, हंगामे पर कम। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार ने 8 कैबिनेट समितियों का गठन किया है। नियुक्ति संबंधी कैबिनेट समिति में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं। पहले की तरह सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति में पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर को शामिल किया गया है। नियुक्ति समिति को छोड़कर राजनाथ सिंह हर कैबिनेट समिति का हिस्सा हैं। आवास संबंधी कैबिनेट समिति में अमित शाह सहित 5 मंत्री शामिल हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति में पीएम समेत 11 मंत्री, संसदीय मामलों की समिति में राजनाथ सिंह सहित 10 मंत्री शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के फुलराई गांव में सत्संग कार्यक्रम हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। इस न्यायिक जांच आयोग का अध्यक्ष ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव रिटायर्ड जज को बनाया गया है। अन्य 2 सदस्य हेमंत राव रिटायर्ड आईएएस और भवेश कुमार सिंह रिटायर्ड आईपीएस होंगे। ये जांच समिति 2 महीने में अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। सत्संग भगदड़ हादसे के बाद हाथरस में हर जगह मातम का माहौल है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में हुई भगदड़ की घटना की न्यायिक जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। तबाही, मौत और चीत्कार। मंगल को यूपी के हाथरस में अमंगल हो गया। हाथरस के सिकंदर राव इलाके में एक सत्संग में भगदड़ के भूत ने ऐसा कोहरा मचाया कि देखते ही देखते पूरे इलाके में लाशें ही लाशें बिछ गईं। हर तरफ मौत का मातम था, हर तरफ बिखरी लाशें थीं, जगह जगह तड़पते लोग। सत्संग स्थल से लेकर पूरे रास्ते तक, यहाँ तक कि अस्पताल में छटपटाती इंसानियत। जिसने भी ये मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। व्यवस्था सर बहुत खराब थी। यहाँ पर बाबा को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए भागे लोग यहाँ से। रोड पर पहुंचे, रोड पर गिरते ही फिर तो उठाई नहीं है। वो ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई, इतना अंदाजा नहीं था कि इतना हो जाएगा। सब हम लोगों को निकाले उधर उठा के। आंखों से निकलता आंसुओं का सैलाब अपनों के खोने का गम बयां कर रहा था। घटना के तुरंत बाद प्रशासन हरकत में आया, राहत और बचाव कार्य में जुट गया। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना, मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की गई, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे दी है और आगे की कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने के आदेश भी दिए हैं। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। हाथरस मामले पर सिकंदर राव के उप जिलाधिकारी ने अपनी एक रिपोर्ट भी सौंपी है। रिपोर्ट में पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक घटनास्थल पर 2 लाख से अधिक लोग मौजूद थे। घटनास्थल पर मची अफरा तफरी की वजह से ही वहां भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई। हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे के बाद फॉरेंसिक टीम भी तेजी से अपने काम में जुट गई है। टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर कई वस्तुएं एकत्रित की। मिलने के लिए यहाँ कोई वैसा सामान नहीं। श्रद्धालुओं का जो सामान था, जूता चप्पल, बस वही मिला है। कोई विशेष सामान नहीं है। पन्नी वगैरह जो बैठने का होता है वही मिला है।
पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद से नारायण हरि उर्फ भोले बाबा फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। संसद में भी हाथरस की घटना को लेकर शोक व्यक्त किया गया। उच्च सदन राज्यसभा में हाथरस हादसे के दौरान मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया गया। इस दौरान उच्च सदन के सांसदों ने मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। This House joins me in expressing our heartfelt condolences as well as deep sympathy and sorrow to the bereaved families and in praying for the speedy recovery of the injured. वहीं हादसे के बाद इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 के तहत मुख्य सेवादार कहे जाने वाले देवप्रकाश मधुकर और उसके धार्मिक आयोजन के अन्य आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी सरकार ने इस हादसे के बाद मरने वालों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और जख्मी लोगों को 50-50 हजार रुपए की राहत देने का ऐलान किया है। आश्रम का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें 5 सितारा होटल की तर्ज पर बने कमरे को देखा जा सकता है जहां बाबा रुकता है। आश्रम की कैंटीन भी है 5 सितारा होटल की तर्ज पर। नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। रांची में राजभवन में चंपई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। तो हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। चंपई सोरेन ने कहा कि हमारे गठबंधन ने नेतृत्व परिवर्तन का निर्णय लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें कह दी है और बाकी चीजें अभी बहुत अफरा तफरी है, हम लोग विस्तृत रूप में बता देंगे और बाकी चीजें जो प्रक्रिया है उस हम लोगों ने पूरी कर ली। ये सारी समय चरणबद्ध तरीके से बता देंगे। हम लोग नेतृत्व परिवर्तन किया था, मुझे दायित्व मिला। राजनीतिक घटनाक्रम आप लोग भी जानते हैं और उसे हेमंत बाबू ने आया और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया। हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना और हम अपना जो पद हमने लिया था उसको हमने इस्तीफा दिया। भारतीय सेना ने अग्निवीर अजय कुमार को मिलने वाले पारिश्रमिक पर स्पष्टीकरण जारी किया है। सेना ने उन खबरों को गलत करार दिया है जिनमें कहा गया है कि अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया। सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट से पता चलता है कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। कुल देय राशि में से अग्निवीर अजय के परिवार को पहले ही 98.39 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। अग्निवीर योजना के प्रावधानों के अनुसार लागू लगभग 67 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और अन्य लाभ पुलिस सत्यापन के तुरंत बाद अंतिम खाता निपटान पर भुगतान किए जाएंगे। कुल राशि लगभग 1 करोड़ 65 लाख रुपये होगी। इस बात पर फिर से जोर दिया जाता है कि शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को देय पारिश्रमिक का भुगतान शीघ्र किया जाता है, जिसमें अग्निवीर भी शामिल हैं। और वहीं रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीर अजय कुमार को मिलने वाले पारिश्रमिक पर भारतीय सेना के स्पष्टीकरण को रिपोस्ट करते हुए कहा है कि भारतीय सेना अग्निवीरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को रात 9 बजे दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो डॉक्टर विनीत सूरी की निगरानी में हैं। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इससे पहले 26 जून को उन्हें यूरोलॉजी से संबंधित परेशानी के कारण दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें 27 जून को देर रात छुट्टी मिल गई थी।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी GPAI में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका की पृष्ठभूमि में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एआई की चुनौतियों और अवसरों का सामना करने में नए मानक स्थापित करना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में तकनीक तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार काम कर रही है। Our Prime Minister's vision for technology has always been consistently towards democratizing technology, and by that we mean that technology should be accessible to everybody. The government will be investing in creating a public platform where compute power is available, high quality data sets are available, a common set of protocols is available, a common set of framework, technical as well as legal framework is available. Then the startups, the entrepreneurs, the academicians, the people who are working on different applications for a variety of sectors like agriculture, medicine, healthcare, education. People work on those solutions can then use this common platform for accelerating their efforts. कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन का वार्षिक शिखर सम्मेलन जारी है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री ने कई देशों और संस्थानों के नेताओं से मुलाकात की और भारत और विश्व से संबंधित मुद्दों पर बातचीत की। सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके चीनी समकक्ष के बीच मुलाकात भी काफी चर्चा में है। शंघाई सहयोग संगठन का वार्षिक शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में जारी है। सदस्य देशों के नेता और प्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। सम्मेलन से इतर बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने चीनी समकक्ष से मुलाकात की। यूक्रेन युद्ध और चीन ताइवान टकराव के बीच इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। हालांकि दोनों नेता इसको लेकर सफाई देते दिखाई दिए। हमारे परस्पर संबंध समानता, साझा हित और एक दूसरे की संप्रभुता के सम्मान पर आधारित है। हमारा सहयोग किसी के खिलाफ नहीं है। हम ब्लॉक या गठबंधन नहीं बनाते, हम केवल अपने लोगों के हितों में काम करते हैं। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की शीर्ष नेताओं से मुलाकातें भी जारी हैं। रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात में द्विपक्षीय साझेदारी और अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने युद्ध क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों को लेकर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की। भारतीय विदेश मंत्री ने उनकी तेज और सुरक्षित निकासी पर जोर दिया। साथ ही वैश्विक रणनीतिक परिदृश्य पर भी चर्चा की गई। विदेश मंत्री जयशंकर ने बेलारूस के अपने समकक्ष मक्सिम राइजेनकोव के साथ भी बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन के नए सदस्य के तौर पर बेलारूस का स्वागत किया। दोनों विदेश मंत्रियों ने भारत बेलारूस सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री जयशंकर ताजिकिस्तान के समकक्ष सिराजुद्दीन मेहरुद्दीन से भी मिले। दोनों मंत्रियों ने बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय साझेदारी और सहयोग की समीक्षा की। दोनों ने क्षेत्रीय स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। विदेश मंत्री की मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस से भी हुई। विदेश मंत्री ने वैश्विक मुद्दों पर यूएन महासचिव के नजरियों को सराहा। इस दौरान यूएन सुरक्षा परिषद सुधार और आपसी सहयोग से जुड़े अन्य मुद्दे पर भी बात हुई। इस दौरान यूएन सुरक्षा परिषद सुधार और आपसी सहयोग से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी बात हुई। मेल मुलाकातों के अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने पुष्किन पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद रहे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया एक बार फिर आरोपों में घिर गए हैं। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में कथित अनियमितताओं के मामले में सीबीआई जांच और सीएम सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी प्रमुख बीवाई विजयेंद्र और पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
मौसम ने देश के कई हिस्सों में जहां चेहरे पर मुस्कान खिलाई है, वहीं पूर्वोत्तर इसकी मार से कराह रहा है। पिछले एक माह से बाढ़ से जूझ रहे असम और अरुणाचल में लोग अस्थायी कैंपों में रह रहे हैं। असम में करीब 3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। वहीं नेपाल से छोड़े गए पानी के चलते बिहार के कई जिलों की नदियां उफान पर हैं, तो गुजरात में भारी बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। नेपाल में तेज बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर कोसी बैराज में 24 घंटे में छोड़ा गया। 1.83 क्यूसेक पानी कई गांवों में लोगों के घर पहुंचा और लोगों के घर नदी में समा गए। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में मॉनसून सक्रिय होने के बाद से उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक बारिश हो रही है। असम में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। वहीं नेपाल से छोड़े गए पानी के चलते बिहार के कई जिलों की नदियां उफान पर हैं, तो गुजरात में भारी बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बारिश के बाद रेलवे ट्रैक में पानी भर गया। वहीं दिल्ली में बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। पूर्वोत्तर का राज्य असम बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। डिब्रूगढ़, नगांव, गोलाघाट समेत दर्जन भर जिले पानी में डूब गए हैं। असम में धुबरी में ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी सहित कई नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं। 28 जिलों के 2028 गांवों में 11 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से 38 लोगों की जानें गई हैं। वहीं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ से 167 शिविर पानी में डूब गए हैं। जानवरों की सुरक्षा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाणिज्यिक वाहन की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगांव जिले में करीब 30,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ की तैयारियों का आकलन करने सहित राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। So we are working round the clock to provide relief and all other help to the people. We are also working overnight to see that no major embankment breach happen. दूसरी तरफ बारिश उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में मुसीबत बन गई है। मुरादाबाद में भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया। पंपों की मदद से पटरियों पर जमे पानी को बाहर निकाला जा रहा है। बरेली में लगातार बारिश के चलते कक्षा 8 तक के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। नरक बनी हुई है, घरों में पानी जा रहा है, नाली का पानी घरों में जा रहा है। सारा इधर उधर का पानी सब यहीं आके जमा होता है, सब सड़कों के पानी निकल जाते हैं, इसके सबसे बाद में निकलता है। जाने आने की बहुत परेशानी है और साइकिल भी पूरी भीग जाती है। वहीं बिहार में नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी और अन्य सहायक नदियां उफान पर हैं। महानंदा, गंडक, परमान नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इससे कई गांवों पर अस्तित्व का खतरा मंडराने लगा है। जदयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए एक समिति का गठन किया है। मुलाकात हुई थी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से और कमेटी जा करके बिहार के अंदर हम लोग क्या मैकेनिज्म कर सकते हैं उस पर एक डिटेल प्लान लेके आएगी। इधर गुजरात के जूनागढ़ जिले के घेड़ क्षेत्र के विभिन्न गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों में बीते कुछ दिनों से बारिश का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद पर्यटक खुश नजर आए। कर्नाटक के बेंगलुरु में रिमझिम बारिश की फुहारों ने मौसम को सुहाना बना दिया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश के कारण शहर के विभिन्न इलाकों में जल भराव होने से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के कई इलाकों में गरज और बिजली के साथ मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बिहार, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र में जीका वायरस के मामलों को देखते हुए सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। राज्यों को ये सलाह दी गई है कि गर्भवती महिलाओं की जांच करें, साथ ही जीका वायरस के पॉजिटिव आने वाली गर्भवती माताओं के भ्रूण के विकास की निगरानी के माध्यम से लगातार नज़र बनाए रखने की सलाह दी गई है। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं, अस्पताल परिसर को एडीज मच्छर मुक्त रखने के लिए निगरानी और कार्य करने के लिए एक नोडल अधिकारी की पहचान करें। इसके अलावा राज्य आवासीय क्षेत्रों, कार्यस्थलों,
स्कूलों, निर्माण स्थलों, संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं में कीट विज्ञान निगरानी को मजबूत करेंगे और वेक्टर नियंत्रण गतिविधियों को तेज करेंगे। जीका, डेंगू और चिकनगुनिया की तरह एक एडीज मच्छर जनित वायरल बीमारी है। ये एक गैर घातक बीमारी है। हालांकि जीका प्रभावित गर्भवती महिलाओं से पैदा होने वाले शिशुओं में माइक्रोसेफली यानी कि सिर का आकार कम होना ये उससे जुड़ा हुआ है, जो इसे एक बड़ी चिंता का विषय बनाता है। भारत ने 2016 में गुजरात राज्य से पहला जीका मामला दर्ज किया था। तब से अब तक तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कई मामले सामने आ चुके हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को रात 9 बजे दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो डॉक्टर विनीत सूरी की निगरानी में हैं। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सीईओ के साथ बैठक की। इस अवसर पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारतीय ऋणदाताओं को डिजिटल धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए अपने शासन मानकों को मजबूत करना चाहिए और मजबूत साइबर सुरक्षा नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने ऋणदाताओं द्वारा अपने जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और अनुपालन संस्कृति को मजबूत करने के महत्व पर भी जोर दिया। आरबीआई लगातार वित्तीय अस्थिरता से बचने और जोखिमों को कम करने के लिए बैंकों को प्रशासनिक मानकों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के एक 24 कैडेट्स के दल ने माउंट कांग यात्से का सफल पर्वतारोहण किया और उसके बाद वो दिल्ली लौट आए हैं। इस दल का रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिल्ली में स्वागत किया। इस मौके पर एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह भी मौजूद रहे। एनसीसी के इस पर्वतारोहण अभियान में 12 छात्रा और 12 छात्र कैडेट शामिल हैं। इन कैडेटों ने लद्दाख में 20,000 से ज़्यादा ऊंचाई वाली कांग यात्से चोटी को फतह किया। यह असाधारण उपलब्धि हमारे युवा कैडेट्स के साहस, संकल्प और अदम्य उत्साह का प्रमाण है। यह जानना मेरे लिए उत्साहवर्धक है कि युवा कैडेट्स ने कठिन प्रशिक्षण, चिकित्सीय सहायता के माध्यम से इतनी ऊंचाई पर उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बीच में जिसका सामना करने में बड़ी कठिनाई होती है, उसको आपने बहुत प्रभावी ढंग से उसका सामना किया। माउंट कांग यात्से में 6000 मीटर से ऊंची की पीक थी ये, और हमारे 24 कैडेट्स, 12 बॉयज़ 12 गर्ल्स की ये टीम थी। तो ये एक्सपीडिशन में सक्सेस होके वापस आए हैं। इनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, अच्छे इंस्ट्रक्टर थे साथ में, सेफ्टी के साथ में उन्होंने एक्सपीडिशन करी और अभी वापस आके इनकी घर जाने की तैयारी है। 12 छात्र और 12 छात्रा कैडेटों का एक दल कांग यात्से चोटी को फतह कर वापस लौटे हैं। कैसी रही ये यात्रा, बात करने के लिए खुद कैडेट हमारे साथ हैं। हमारी ये यात्रा बहुत अच्छा रहा था और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मेनली जो चीज़ होता है एक कैडेट में, डिटर्मिनेशन और कभी हार नहीं मानना है। तो ये मेन चीज़ है जो हमने बहुत ज़्यादा सीखी है। मोटिवेशन की कोई कमी नहीं रही थी। कहीं भी हम लोग हिचकिचाते थे या डाउट होता था तो वहाँ पे हमेशा हमारे साथ सर और मैम लोग रहते थे। ट्रेनिंग बहुत अच्छे से की थी तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि हाँ हमें कुछ नहीं होगा। बहुत सारा हैप्पी फील हो रहा है क्योंकि जो माउंटेनियर्स, प्रोफेशनल माउंटेनियर्स रहते हैं, वो जो एक माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन करने के लिए जाते हैं तो उसका जो वो एक्सपीडिशन होता है बहुत सारा पैसे का कमाल है। लेकिन ये जो कैडेट्स है, एनसीसी का कैडेट्स है, इसको ऐसे मौका मिला है कि वी आर वेरी मच लकी फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ एनसीसी एक्सपीडिशन 2024। Also happy to be a member of this expedition team. I will try to more expedition and more summit. कहीं ना कहीं पूरा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और इनके चेहरे की चमक ये बता रही है कि किस तरह से इन्होंने चोटी को फतह किया। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश में आधुनिक तकनीक और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन आधारित तकनीक पर फोकस किया गया, जिससे ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कृषि और दूसरे क्षेत्रों को बेहतर बना के देश को विकसित बनाया जा सके। देश में ड्रोन इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही है,
जिसका फायदा अलग अलग क्षेत्रों को मिल रहा है। आने वाले समय में सेवा क्षेत्र में इसकी भूमिका और बढ़ती नजर आ रही है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से आयोजित इंटरनेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव के पहले दिन ड्रोन पर फोकस रहा। कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सीईओ वेदमणि तिवारी ने कहा कि कृषि क्षेत्र और दूसरे क्षेत्रों में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है और नई तकनीक के चलते लगातार युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ड्रोन क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है तो इसमें बहुत स्किल्स की ज़रूरत है। देश में बहुत लाखों ड्रोन्स बनने हैं तो मैन्युफैक्चरिंग की स्किल्स लोगों को सीखनी है। ड्रोन्स काफ़ी कुछ एक्सीडेंट प्रोन होते हैं बिकॉज वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो बहुत स्किल्स की ज़रूरत है कि जो उनके रिपेयर्समैन को दे सकें। कॉन्क्लेव में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि देश को विकसित बनाने में ड्रोन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता नजर आएगा, क्योंकि इसके जरिए न सिर्फ ड्रोन दीदी पहल से महिलाएं सशक्त हो रही हैं, साथ ही युवाओं को रोजगार के लाखों अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को लेकर हर एक मंडल में एक ड्रोन दीदी होनी चाहिए जो देश की कृषि को एक नई ऊंचाई तक ले जा सके और जोखिम रहित तरक्की वाला एक माध्यम बन सके। और ये ड्रोन इंडस्ट्री भारत की जीडीपी में 2% की हिस्सेदारी की ओर बढ़ रही है। लगभग 1000 करोड़ रुपए का नया व्यापार शुरू हो रहा है। इंटरनेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव के पहले संस्करण में करीब 10 देशों से अधिक के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि भविष्य में इस तरह के कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, जिससे देश के विकास में अहम भूमिका निभाई जा सके। ये पहला संस्करण है, डेफिनेटली इसका वार्षिक तौर पे इसका आयोजन किया जाएगा और करीब 10 से 12 देशों से इसमें डेलीगेट्स आए हुए हैं और यहाँ पे एक एग्जीबिशन भी लगी है जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के ड्रोन्स यहाँ पे डिस्प्ले में हैं और कैसे वो इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे उसमें सीड सोई। देश में एक तरफ जहां केंद्र सरकार इनोवेशन, सतत विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का समर्थन करके मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रही है, वहीं इस तरह के आयोजन विकसित भारत की नींव को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। मुकुल शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। लोकसभा में अब शपथ ग्रहण के दौरान किसी भी तरह के नारे या स्लोगन को लेकर पाबंदी रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 17वां संस्करण के नियम 389 के अनुसरण में संशोधन किया। इस संशोधन के अनुसार कोई भी सदस्य जैसा भी मामला हो, भारत के संविधान की 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और शपथ या प्रतिज्ञान के प्रपत्र के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किसी शब्द या अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं करेगा या कोई टिप्पणी नहीं करेगा। T20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम भारत के लिए रवाना हो चुकी है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने डीडी न्यूज़ के साथ विशेष बातचीत में जानकारी देते हुए बताया कि कल पीएम मोदी से तमाम खिलाड़ी मुलाकात करेंगे और उसके बाद मुंबई में एक भव्य रोड शो का आयोजन किया जाएगा। हमारे संवाददाता राजेश राज ने राजीव शुक्ला से विशेष बातचीत की। T20 में शानदार सफलता अर्जित करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो आ रही है वापस अपने वतन। हमारे साथ बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं अभी बातचीत के लिए। सर, क्या क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से सेलिब्रेशन? देखिए, 4 दिन तक टीम एक तो वहाँ फंसी रही। सारी दिक्कत ये थी, समुद्री तूफान था, जीत के बाद जो है बेचारे वहाँ फंसे रहे। पत्रकार भी जो यहाँ से गए वो भी सब वहाँ फंसे हुए थे। तो फिर बीसीसीआई ने एयर इंडिया का विमान चार्टर किया बड़ा वाला, जो डायरेक्ट यहाँ पर आ सके, और बोर्ड प्रेसिडेंट, बोर्ड सेक्रेटरी भी उसी विमान में सारा इंतजाम करके लेके आ रहे हैं। तो अभी वो वहाँ से रवाना हो गई है। कल सुबह 6 बजे वो दिल्ली लैंड करेगी। दिल्ली में आने के बाद फिर 11 बजे प्रधानमंत्री आवास में उनको आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास में जाएगी टीम, उनसे मिलेगी और मिलने के बाद सीधे एयरपोर्ट जाके जो है चार्टर प्लेन से मुंबई जाएगी और मुंबई में नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक उनका जो है रोड शो है प्रशंसकों के लिए। और वहाँ पर फिर वानखेड़े स्टेडियम में एक कार्यक्रम होगा जिसमें उनको सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 125 करोड़ के चेक वितरित किए जाएंगे खिलाड़ियों को और सपोर्ट स्टाफ और कोच आदि को।
तो बहुत बड़ा अवसर हम कह सकते हैं कि ये भारतीय क्रिकेट टीम को जो सफलता अर्जित हुई है उसके बाद पूरा देश जो है जश्न में डूबने वाला है। पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है क्योंकि बहुत बड़ी सफलता और 12 साल बाद मिल रही है, तो इससे हम सब लोगों में व्यापक खुशी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बीसीसीआई के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, उनका कहना है कि पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है और यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।